नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। जैसा कि दोस्तों आप कुछ दिनों से देख रहे थे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट के पेडागोजी की क्लासें चला रहे थे और जिसकी आज जो सीटीपी की पेडागोजी और सीटीपी जो कंप्लीट रह गई थी क्लासें, जो कंप्लीट करने को रह गई थी क्लासें, एक दो क्लासें और बची हैं दोस्तों। इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। सारी हमारी पेडागोजी की और सीटीपी प्लस पेडागोजी की क्लासें सारी कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें हमने अपनी 2, 4, 5 वीडियो में, जितनी भी 10-15 वीडियो में, इनमें सारी वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी कवर कर ली है। और अब सीटीपी प्लस सीटीपी की पेडागोजी जो शिक्षा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसकी आज वीडियो 4 या 5 नंबर की वीडियो होगी और बाकी की सारी वीडियो कंप्लीट करके हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और पिछले सिद्धांत में हमने जो पिछला वीडियो था, इसमें हमने वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसको कवर किया था। आज हम कोहलबर्ग का सिद्धांत, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस पे चर्चा करेंगे और बाकी आगे के जितने टॉपिक हैं उन पे विचार करेंगे, जो भी सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट साइंस का प्रिंसिपल्स दिया था इन्होंने। इनके क्या सिद्धांत, इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, जो भी। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। मतलब जो कोहलबर्ग हम डायरेक्ट हम कह देते हैं, इनका पूरा नाम क्या था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक, ये याद रखना है कि आपको कहाँ के वैज्ञानिक थे, पूछ देता कभी कभी कि कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो लॉरेंस जो कोहलबर्ग थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या हमने पढ़ा था, नैतिक विकास का सिद्धांत और नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने 3 स्तर तथा 6 अवस्थाएं बताई हैं। आगे उनका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत सन सन 1969 में दिया था। कब दिया था इन्होंने, 1969 में दिया था अपने सिद्धांत को। ठीक है, फिर इन्होंने अपने सिद्धांत में परिवर्तन भी कुछ किए, चेंजेस किए उन्होंने, क्यों उनको जो भी लगा अच्छा या बुरा जो भी लगा उसके अनुसार इन्होंने चेंजेस किए। चेंजेस इन्होंने कब किए, 1984 में। इसके बाद इन्होंने इसमें संशोधन किया। किसमें संशोधन किया, अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में या अवस्था का सिद्धांत में संशोधन किया। कब संशोधन किया, 1984 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, मोरलिटी मतलब नैतिकता जो है, नैतिकता वह नियम है जो समाज ने सही या गलत के बारे में बना रखे हैं। भाई हम किसी का आदर करते हैं, ये नियम किसी ने पहले हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, माँ बाप रहे हैं, दाई बाबा जो भी रहे हैं, उन्होंने जो नियम बना के दे गए थे वो वही नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होता है, समाज में जो नियम बनाए गए हैं, समाज में बताया गया है कि एम्बुलेंस को रास्ता देना है। ठीक है, अपनी साइड में जैसे नियम बनाए गए हैं कि अपनी साइड में बाएं पर ही चलना चाहिए, क्रॉस करते समय रोड रेड लाइन का ध्यान देना चाहिए। ये समाज ने नियम बना रखे हैं, नियम को फॉलो करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, नैतिक नियम वह है जो समाज ने बना रखे हैं, सही या गलत के बारे में बताएं। भाई कहते हैं कि किसी को गाली देना गलत बात है। ठीक है, और किसी के हाथ जोड़कर नमस्कार करना सम्मान की बात है, ये अच्छी बात है। तो ये क्या समाज ने दे रखे हैं इन सभी चीज़ों को। आगे देख लेते हैं, मोरलिटी नैतिकता, नैतिकता वह नियम है जो समाज ने सही या गलत के बारे में बना रखे हैं। ठीक है, मॉरल रीजनिंग क्या है, नैतिक तर्क क्या है। भाई किसी नैतिक चीज़, जैसे हम कोई समाज ने कोई नियम बना रखा है तो उसको हम ऐसे कैसे मान लेंगे। भाई उसका तर्क हमें चाहिए ना, उस पर हम तर्क कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, निर्णय लेने के लिए। जैसे आपने बना रखा है कि हाँ ठीक है, हम बड़े का सम्मान करेंगे, ये बड़ा ही हमको अगर डांटे फटकारे किसी अच्छे काम के लिए भी, तो वहाँ पे हमको अपनी तो तर्क लगाना है कि सही के लिए कह रहे हो गलत के लिए कह रहे हो। तो वहाँ पे जो हम अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, या कोई हमसे कह देता है कि ये देखो ये चीज़ ऐसी होनी है, अगर हमको उसमें थोड़ा सा गलत लगता है, कुछ लगता है, तो उस पर तर्क हम प्रस्तुत कर देते हैं कि नहीं, ये इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, या यह चीज़ इस तरीके की बनाई गई है। ठीक, तो वहाँ पे हम तर्क जो देते हैं उसको क्या कहते हैं, नैतिक तर्क कहते हैं। जो नैतिक के आधार पे हम लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं उसको क्या कहते हैं, नैतिक तर्क कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर क्या है, मॉरल डिलेमा मतलब नैतिक दुविधा। भाई किसी चीज़ को हमको तर्क लेना, जब तक उसका नॉलेज नहीं होगा तो उस पर हम, भाई नॉलेज है तभी तो हम उस पर तर्क कर पाएंगे। कहीं कहीं ऐसे निर्णय आ जाते हैं जिन पे हम उनका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, उन पे हम तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। कोई कह देता है वैसा कि वैसा हमको मानना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है, नैतिक दुविधा वह है जिसमें व्यक्ति सही या गलत का निर्णय नहीं नहीं कर पाता है। यहाँ पे दोस्तों ये नहीं कर पाता। ठीक,
नहीं कर पाता है, नैतिक दुविधा कहलाती है। अब नैतिक दुविधा का मतलब ये है दोस्तों, जैसा कि किसी ने बताया और हम वहाँ पे सही या गलत डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई केस है या घर गांव में कोई लड़ाई दंगे होते हैं, तो वहाँ पे जैसे हमारे अगर भाइयों में ही दंगा होगा तो वहाँ पे हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम इनके पक्ष में बोलें या इनके पक्ष में बोलें। तो वहाँ क्या होता है, नैतिक दुविधा होती है। एक परिवार से हमारा दोनों संबंध हैं, दोनों लोग दोस्त हैं, दोनों दोस्त जब आपस में लड़ जाते हैं तो वहाँ पे हम उनमें डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम इसके पक्ष में बोलें, इसके पक्ष में बोलें, या ये सही है या वो सही है। जब हम उपस्थित ना हो कार्यस्थल पर, ठीक है, तो वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसे में क्या कहते हैं, ये नैतिक दुविधा हो गई, किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर मोरल रीजनिंग क्या है, मोरल संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर करती है। क्या है, जैसे भाई संज्ञानात्मक परिपक्वता मतलब जो भी तुम्हारी बुद्धि जितनी प्रखर होगी, जितनी अच्छी होगी, वैसे ही तो तुम कोई किसी चीज़ का तर्क प्रस्तुत कर पाओगे। यदि किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हो, उसके बारे में तुमको ढंग से पता ही नहीं है, किसी नियम कायदे की बातें तुमको अच्छे से वो पता ही नहीं है, तो उसके बारे में तर्क क्या प्रस्तुत कर पाओगे। जब सही गलत का निर्णय तो तभी ले पाओगे जब तुमको सही या गलत का करने का अनुभव होगा, सही या गलत की पहचान होगी, तभी तो आप सही और गलत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत कर पाओगे। वरना कोई बोल देगा कि वो गाय आ रही है, आप चाहे वो कुछ आ रहा होगा लेकिन आपको गाय मानना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले जब तक गाय देख नहीं रखे होंगे तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये गाय नहीं थी। तो जो कोई कह देगा वही मानना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक परिपक्वता जो भी है उसका ज्ञान आवश्यक होता है। संज्ञान तो परिपक्वता तुम्हारी आवश्यक होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज या उतना दिमाग तुम्हारे विकसित होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनमें से किसी ने कह दिया कि स्कूल जाना बुरी बात होती है, तो यदि बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें संज्ञानात्मक विकास की कमी होती है, तो वो क्या कहते हैं, वो घर पे भी ये सोचते हैं और दिमाग में बना लेते हैं कि हाँ स्कूल जाना गलत बात होती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, मॉरल रीजनिंग जो होती है, दस तर्क वो बच्चे तर्क वहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। और जिन बच्चों में ये अच्छे से थोड़ी बड़े बच्चों, जैसे बड़ी क्लास के बच्चों से अगर उनसे कहा जाए कि स्कूल जाना गलत बात है, उस बात को वो तर्क से प्रस्तुत करेंगे कि नहीं, स्कूल जाना गलत बात नहीं है, स्कूल जाना अच्छी बात होती है, जिससे हमारा बौद्धिक तथा सामाजिक विकास होता है। ठीक है, हम पढ़ाई करने जाते हैं जिस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेगा, तो क्यों उसका संज्ञानात्मक जो संज्ञानात्मक परिपक्वता है उसमें परिपूर्ण हो रही है, वो मेच्योर हो रहा है संज्ञानात्मक बच्चे को लेकर, तथा फिजिकल भी परिपक्व हो रहा है, तो वो धीरे धीरे उन बातों को समझने लगता है, उसके तर्क प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं तथा 3 स्तर बताए हैं। क्या, 6 अवस्थाएं 3 स्तर बताएं, एक स्तर के अंदर इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। पहला स्तर कौन सा है, प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व परंपरागत परंपरागत स्तर, जो 4 से 10 साल के लिए है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल मतलब पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से 10 साल की इसकी एज है, 4 से 10 साल के बच्चे में इस तरीके की ये चीज़ें होंगी, घटित होंगी। इसका स्टेज कौन सी है, अवस्था, पहली अवस्था में क्या है, भय की अवस्था। यहाँ पे बालक क्या करता है, बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। जैसे हम छोटे बच्चों से कभी कभी कुछ लोग क्या कह देते हैं कि स्कूल जाओ वरना डांट पड़ेगी। ठीक है, ऐसे खेल ना खेलो वरना मारे जाओगे, या कहेंगे जाओ किताब पढ़ लो वरना मारे जाओगे, तो वो बच्चा दंड से बचने के लिए किताब पढ़ेगा जाके, दंड से बचने के लिए बच्चा स्कूल जा रहा है, दंड से बचने के लिए वो स्कूल जो भी खेल जो तुम मना करे वो खेल कर रहा है। यानी यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, दंड से बचने के लिए कार्य कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, भय की अवस्था। ठीक है, अब दूसरे की अवस्था कौन सी है, स्टेज 2 अहंकार की अवस्था। अब यहाँ पे क्या है, अहंकार की अवस्था का मतलब ये थोड़ी है कि अहंकार करना, अहंकार का मतलब ये है कि भूख लगने पर चुरा के खा लेना। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बालक हो गया और भूख लगी, उसको बहुत तेज़ खाना है, घर में कोई नहीं है या घर में है तो वो एक्स्ट्रा खाना अगर खाना चाहता है तो वो क्या करेगा, चुरा के खा लेगा। इसको क्या कहेंगे, अहंकार की अवस्था। इस अवस्था को जैसे को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक को जैसा कहोगे वैसा वो तुमको जवाब भी दे देगा। इस अवस्था में 4 से 10 साल का जो बालक होगा, उससे अगर कहोगे कि उससे तुम जैसे कोई किसी बात को दोहराओगे तो वो भी तुमसे वही बात दोहरा लेगा। ठीक है, जैसे तुम उससे कहोगे कि तुम मारे जाओगे ये करोगे, तो वो भी तुमसे यही कह सकता है कि तुम मारे जाओगे ये काम करोगे अगर। तो बच्चे से में क्या होता है, टिट फॉर टैट करने लगता है, जैसे को तैसा। इसको टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा स्तर कौन सा है, कन्वेंशनल स्तर मतलब परंपरागत स्तर। इसकी एज क्या है, 10 से 13 साल की एज है। स्टेज 3 हो गई, स्टेज 2 हो गई, इसमें 3 नंबर यहाँ से अपनी प्रशंसा करने की अवस्था। मतलब इसमें बच्चा क्या चाहता है, हम ऐसी कार्य करें जिससे हमारी अच्छे से प्रशंसा हो। जिसमें क्या कह देते हैं छोटे बच्चों की कि बेटा पानी ले आओ, पानी जब वो ले आता है तो कहते हैं अच्छा तुम बहुत अच्छे लड़के हो। एक बार ऐसा कह दिया तो दोबारा जब बच्चे को ये ज्ञात हो जाता है कि हाँ हम गुड गर्ल गुड बॉय बनने के लिए काम करता है। इसमें क्या कहते हैं, एक बार अगर पानी ले आया है तो दोबारा
भी वो उससे जब कहोगे तो पहले कह दो कि बच्चा तुम बहुत अच्छे हो, तो दौड़ के तुरंत पानी लाएगा। फिर वो उससे कहोगे तो फिर वो दोबारा भी तुम्हारा काम कर देगा। इसमें ही बच्चे को क्या कहते हैं, गुड गर्ल गुड बॉय बनने के लिए कार्य करता है, ठीक है। कहते हैं अच्छा, छोटे बच्चे को क्या दिखाते हैं, कहते हैं बेटा ये उठा के चीज़ दो, जब उठा के वो चीज़ हमको दे देता तो कहते हैं इतने बड़े हो जाओ। तो उसमें क्या कहता है, उसमें वो गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की उसकी इच्छा होती है। इसमें अपनी प्रशंसा चाहता है बालक दूसरों से कि मेरी कोई प्रशंसा करे। जितना ही करते हैं उतना ही उसकी चाहत बढ़ती है, और प्रशंसा उसकी करने से बच्चा वही काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, स्टेज नंबर 4 क्या है, स्टेज नंबर 4 क्या है, अच्छा हुआ जो नियमों का पालन करे। मतलब अच्छा हुआ नहीं, अच्छा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों सही कर लेना, अच्छा हुआ है जो नियमों का पालन करे। नैतिक समाज के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसमें क्या होता है, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 10 से 13 साल का बच्चा बड़ा होने लगता है। वो समझता है नहीं यार, गुड गर्ल गुड बॉय कुछ नहीं होता है। अच्छा वह होता है जो नियमों का पालन करे। नियमों का पालन का मतलब है जो माता पिता के सुबह पैर छूकर स्कूल जाए, अच्छा वह लड़का है। जो छोटा बड़ा कहने से हो जाए ये नहीं होता है, उसमें समझ आने लगती है। वो कहने लगता है कि अच्छा वह है जो माता पिता के सुबह पाँव छूकर जाए, अच्छा वह है जो अपने शिक्षकों का कहना माने, ठीक है। इस तरीके के उसके उसमें नैतिक समाज के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो अच्छा है, जो नियमों का पालन करे वो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल नंबर 3 पे देख लेते हैं। इसमें क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मतलब उत्तर परंपरागत अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें 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 क्या है, 13 से प्लस जो बच्चे हैं, ठीक है। 13 के ऊपर जितने बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आगे क्या देखें, स्टेज, इसमें क्या स्टेज हमने 4 पढ़ ली, दो में स्टेज आएंगी। लेवल 3 में दो दो स्टेज, हर लेवल की दो दो स्टेजें हैं, ठीक है। मतलब 3 स्टेजें हैं, 3 लेवल हैं, ठीक, 3 लेवल हैं। और स्टेजें कितनी हैं, 6 स्टेज हैं, 6 स्टेजें हैं, ठीक। तो यहाँ पर 5वीं स्टेज पे देख लेते हैं हम। स्टेज 5 क्या कहती है, समाज के साथ संबंध। मतलब समाज के कुछ नियमों को बदला जा सकता है यदि वे भले के लिए नहीं है। जैसे कभी कोई कहता है यार मेरे बारे में तुम थोड़ा सा झूठ बोल दो, ये पिताजी से कहता है ना कि हमने ये काम नहीं किया था, तो वो वहाँ पे दिमाग लगाने लगता है बच्चा कि हाँ ये बात सही है कि जो भी समाज के कुछ नियम हैं जो गलत नहीं हैं, जो गलत हैं उनको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। अब इसका लॉजिकल एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस को रास्ता देना, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे एम्बुलेंस आ रही है तो उसको रास्ता देना क्या है, एक नियम है। रोड पे चलने का एक नियम है कि रेड लाइन जो होती है, यहाँ पे बताते हैं हम आपको। रेड लाइन जैसे है जो, उसको क्रॉस करनी नहीं रहती है। कोई भी बालक है यहाँ पे, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना है उसको, भाई रोड चल रही है उसको क्रॉस नहीं करना है। बट अगर एम्बुलेंस आ रही है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उस नियम को वो नहीं मानता है, काट देता है, क्योंकि वो इस हिसाब से करने लगता है, क्या करना, समाज के संबंध के अनुसार से वो अपने नियम करने लगता है, अपने नियम को तोड़ देता है। वो जो समाज ने नियम बना रखे हैं उनको तोड़ देता है और अपना नियम खुद बना लेता है। एम्बुलेंस को रास्ता देना अधिक सुविधाजनक समझता है, और अधिक उसको प्रायिकता, सबसे पहले प्रायिकता एम्बुलेंस को रास्ता देना है। वहाँ पे वो इन नियमों को तोड़ करके एम्बुलेंस को रास्ता देता है। जैसे आप लोग भी हैं कि अगर एम्बुलेंस पीछे से आ रही है तो आप रेड लाइन क्रॉस करके वो नियम तोड़ सकते हैं। तोड़ करके जब वो एम्बुलेंस को रास्ता दे देता है, या कहीं पर भी जैसे बूढ़ा रोड क्रॉस कर रहा है तो नियम के खिलाफ कुछ भी जा रहा है, कोई जा रहा है, तो उसको वहाँ पे ब्रेक लगा के या कुछ भी करके उसको रोक करके उसको क्रॉस करवा देना एक नैतिक जो कर्तव्य है वो होता है। वही हिसाब से बच्चे सोचते हैं, और 13 प्लस के बच्चे सारे में ये अच्छे से समझ आ चुकी होती है, ठीक। अब क्या है, जैसे एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रेड लाइन क्रॉस करना, ठीक। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रेड लाइन क्रॉस कर लिया। स्टेज 6 क्या है, सार्वभौमिक संबंध। स्टेज 6 में बच्चा खुद से निर्णय लेने लगता है, ठीक। वो खुद से निर्णय लेने लगता है कि अच्छा क्या है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े जो भी है, अच्छा अच्छा दिखने के लिए, अच्छा करने के लिए जो समाज ने नियम बनाए, कैसे नियम है, उन पे तर्क प्रस्तुत करता है, और उन नियमों को कई जगहों पे तोड़ता है अगर वे सही के लिए नहीं है तो। और कुछ नियम को फॉलो करता है, कुछ नियम अपने तरीके से भी बनाता है, और समाज के हिसाब से वो, और कुछ समाज के और कुछ अपने हिसाब से वो अपना जीवन यापन करने लगता है। यहाँ पे क्या है, सार्वभौमिक संबंध। इस स्टेज में बच्चा खुद से निर्णय लेता है, जैसा कि किसी भले के लिए उसे सामाजिक नियमों को तोड़ना पड़े तो वह सामाजिक नियमों को तोड़ सकता है। जैसे कि मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था कि सामाजिक नियमों को तोड़ सकता है। यहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए वो रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा, समाज के नियम तोड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है भाषा विकास का सिद्धांत। यहाँ पे देख लेते हैं भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। अब है दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। भाषा विकास का जो है, सॉरी दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं, भाषा विकास मतलब लैंग्वेज का डेवलपमेंट। भाषा का विकास किस अवस्था में सबसे तेज होता है, तो क्या है,
भाषा का विकास सबसे तीव्र गति से बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, जिसकी एज 2 से 6 अवस्था होती है। इसको क्या कहते हैं, जीन पियाजे भी तो यही कहते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं उसमें भी ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, यही इसमें क्या होता है, भाषा का विकास सबसे तेज होता है। इसमें बच्चा सीखने लगता है कुछ ना कुछ संकेत, जो भी बोलना धीरे धीरे 1-2 शब्द से लेवल, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोफेसर स्मिथ एक हुए हैं जो क्या कहते हैं, 1 साल के बच्चे को 3 शब्द आते होंगे। मतलब जब बच्चा 0 से लगा के 1 साल तक हो रहा होगा तो उसको कुछ शब्द आने लगते हैं। कुछ शब्द का मतलब इन्होंने फिक्स कर रखा है कि 3 शब्द आते होंगे, 1 साल के बच्चे को 3 शब्द आते होंगे, ठीक है। जैसे 3 शब्द कौन से, वो कहना कहना स्टार्ट कर देगा, कूँ का की कुछ भी कहना स्टार्ट कर देगा, वो कूकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये मान लो शब्द आने लगेंगे उसको। 2 साल के बच्चों को 272 शब्द आते होंगे, 3 साल के बच्चे को 900 शब्द आएंगे। इतना दोस्तों सीटर में याद रखना कि पूछ लेता है कि 3 साल के बच्चे को कितने शब्द आते होंगे, तो प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, ठीक है। या डायरेक्टली भी पूछ लेगा कि 3 साल के बच्चे को कितने शब्द आते होंगे, या 4 साल के बच्चे को कितने शब्द आते होंगे। तो इतना याद आप रखना कि 3 साल के बच्चे को 900 शब्द आते होंगे, 4 साल के बच्चे को 1500 से 16 शब्द आते होंगे, तथा जो 5 साल के बच्चे को 4 साल के बच्चे को 1500 से 16 शब्द आते होंगे, तथा 5 साल के बच्चे को 2072 शब्द आते होंगे। इसकी दोस्तों एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। पहला कितना था, पहला था 3 शब्द, ठीक। फिर दूसरा क्या हुआ, 2 साल के बच्चा है तो 2 इधर आगे भी 2 और पीछे भी 2, और 2 के बीच में 7। 3 साल के बच्चे को 3 का स्क्वायर करो यानी 9, ठीक। फिर 4 साल के बच्चे को 1500 1600, इस तरीके से 4 का वर्ग 1600, एक कम 1500, ठीक है। 5 साल के बच्चे को 4 से गुणा करो 20, ठीक, और आगे 72, जो भी शुरुआत वाला 2, ठीक। इस तरीके से आप लोग कोई किसी तरीके से भी ट्रिक निकाल कर याद कर सकते हैं, या नहीं भी ट्रिक याद रखेंगे तो इतना तो याद रखेंगे, 1 साल के बच्चे को 3 शब्द आते हैं, 2 साल के बच्चे को 272, 3 साल के बच्चे को 900, 4 साल के बच्चे को 1500 1600, 5 साल के बच्चे को 2072। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कि भाषा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। भाषा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। भाषा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, भाषा को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। एक तो देख लीजिए समाज, समाज कैसा है। यदि समाज हमारा गड़बड़ है तो भाषा पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि समाज वहाँ पे हमारा परिवेश इधर उधर का जैसा भी है, जैसे गाली गलौज वाला है, तो वो भी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, हमारी भाषा को प्रभावित करेगा। दूसरी बात, अब यहाँ से समझ लीजिए कि जहाँ यदि हम अपने समाज से जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी जो भी बोल रहे हैं वो समाज से सीखते हैं, कि फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग होती है, उसको हम एक्वायर करते हैं अपने परिवेश से, अपने वातावरण से। तो यदि वो जिस तरीके का समाज बच्चा पाएगा उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। तो सीधी सी बात है कि समाज जो भी है, बच्चे की जो भाषा का विकास है इसमें प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है। शहर का बच्चा है तो शुद्ध हिंदी बोलना स्टार्ट करता है क्योंकि उसका परिवेश होता है शुद्ध हिंदी बोलने वाला। गाँव का बच्चा है तो अपनी खड़ी बोली जो भी भाषा होती है, गाँव की देहाती भाषा होती है, ठीक है, जिसको हम बोली कहते हैं, वो उपबोली कह सकते हैं, उपबोली बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको वहाँ से वो उसको अर्जित करता है, उस तरीके से बोलता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है समाज है जो भाषा के विकास को प्रभावित करता है। फिर शिक्षा भी भाषा के विकास को प्रभावित करती है। जिस तरीके की शिक्षा होगी, जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही होगी, उस तरीके से भाषा का विकास भी होता है। जिस भाषा में शिक्षा दी जा रही होगी उसी तरीके से बच्चा उसी भाषा को ग्रहण करेगा, उसी भाषा को सीखेगा, तो बच्चे पर शिक्षा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और बुद्धि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे की बुद्धि किस तरीके से, उस पर भी भाषा का प्रभाव पड़ेगा। मानसिक डिसेबल्ड बच्चा है तो उस पर भी भाषा विकास का बहुत बड़ा, जैसे कुछ बच्चे प्रखर होते हैं, कुछ डिसेबल्ड होते हैं, तो उन पर भाषा विकास का बहुत नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके का प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। मतलब जो भी भाषा का विकास है बुद्धि पर भी डिपेंड करता है। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी, के 2 साल का बच्चा है उसको आप इंग्लिश सिखा चाहते हैं तो वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसमें मेच्योरिटी ही नहीं आई है अभी तक। यदि अभी 1.5 साल का बच्चा है उसको ले जाके कहीं इंग्लिश सिखाने लगो, पंजाबी सिखाने लगो, तो वो नहीं सीख पाए क्योंकि उसमें मेच्योरिटी नहीं है। तो मेच्योरिटी भी, परिपक्वता भी जो है भाषा के विकास को प्रभावित करती है। और स्वास्थ्य भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है क्योंकि गर्भावस्था के समय में पौष्टिक आहार मिल पाने के कारण मानसिक डिसेबल्ड हो जाते हैं बच्चे, उनमें समझ नहीं आती है, वो फिजिकली डिसऑर्डर हो जाते हैं, या उनका स्वास्थ्य नहीं सही रहता है तो मानसिक दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्या कहते हैं, उसको स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, तो उसी से भी भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, और उससे भी भाषा प्रभावित होती है। आगे देख लेते हैं कि भाषा में अर्ज बच्चे में भाषा अर्जन मतलब भाषा कैसे अर्जित करता है, कैसे एक्वायर करता है बच्चा, कितने साल का बच्चा कौन सी कैसे भाषा को एक्वायर करता है। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं हम कि इसमें 6 माह का बच्चा या 1.5 महीने का बच्चा, ठीक,
6 6 महीने या 1.5 महीने नहीं दोस्तों, यहाँ पे 6 वीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझना 6 वीक है, न्यू पेज पे समझ लें। 6 वीक होता है, 6 वीक या 1.5 माह, ठीक। 6 वीक या 1.5 माह का बालक जो होगा वो क्या करेगा, बच्चा कूकना प्रारंभ कर देता है, कू कू करने प्रारंभ कर देता है। जैसे ही बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं उस तरीके से कूकना प्रारंभ कर देता है। अब 6 महीने का बच्चा बल बनाना स्टार्ट कर देता है। 6 महीने के ऊपर का जो भी बच्चा है, 1.5 महीने का बच्चा कूकना स्टार्ट कर देता है, 6 महीने का बच्चा बल बनाना। जैसे वो शब्द कहेगा समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, बट वो ऐसा लगेगा कि कुछ कह रहा है। सिंगल सिलेबल वाले शब्द कहना स्टार्ट करता है, तो सिंगल सिलेबल का शब्द का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि वो चा, फा, बा इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर देगा, भा, माँ इस तरीके से सिंगल सिलेबल वाले शब्द, ठीक, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड बोलना स्टार्ट कर देगा। 1 साल के आसपास का बच्चा एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देगा, जैसे पापा, मामा, चाचा इस तरीके के शब्द बोलना स्टार्ट कर देगा। कौन सा बच्चा, 1 साल के आसपास का बच्चा। और 18 माह का बच्चा 2 शब्दों को बोलना स्टार्ट प्रारंभ कर देता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा क्या करता है, 18 माह का बच्चा मतलब 1.5 साल का बालक क्या करना स्टार्ट करता है, 2 शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है। इसमें ही बच्चा छोटे वाक्यों को बनाना स्टार्ट कर देता है कि पापा खाना खाया, चाचा खाना खाया इस तरीके के शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है। मौसी आई इस तरीके से शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। मतलब शॉर्ट सेंटेंस जितने भी होते हैं यहाँ से स्टार्ट कर देता है। बिगनर होता है इसमें, कौन से 18th मंथ में बच्चा जो भी होता है 2 वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड और शॉर्ट सेंटेंस को बोलना स्टार्ट कर देता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या फिर आगे कौन सी एज होती है, 2 से 4 साल का बच्चा। भाई 2 से 4 साल का बच्चा जो भी है वो क्या करेगा, 2 से 4 साल का बच्चा 2 से 4 साल का बच्चा थोड़ा लंबे शब्द से बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक। जैसे कहेगा मामा आज हमको चोट लग गई, इस तरीके से उबड़ खाबड़ शब्द बोल लेगा लेकिन बोलना स्टार्ट कर देगा। 2 से 4 साल का बच्चा थोड़े लंबे सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं भाषा के जो है, भाषा में नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, ठीक है। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा हुआ है। ऐसा मैंने हिंदी की पेडागोजी में बताया था, जिसमें नॉम चॉम्स्की ने कुछ कहा था कि क्या कहते हैं, ये बच्चा जन्मजात क्षमता के साथ मतलब इनेट कैपेसिटी है बच्चे में। कौन सी इनेट कैपेसिटी है बच्चे में, काहे की भाषा एक्वायर करने की। तो इसमें क्या कहते हैं, जो भाषा है, बच्चा जन्म से ही ऐसी क्षमता के साथ पैदा हुआ है जो भाषा को एक्वायर कर सके। उसके अंतर्गत ऐसी एक डिवाइस मस्तिष्क में उसकी पाई जाती है जो भाषा को ग्रहण करने में, अर्जित करने में उसकी बहुत हेल्पफुल करती है, मदद करती है। और यह डिवाइस केवल 5 साल तक एक्टिव रहती है। उसके बाद यह डीएक्टिवेट होने लगती है, ठीक, उसके बाद यह डीएक्टिवेट होने लगती है। तो इसमें क्या कहते हैं, सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा हुआ। इनके अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के भीतर, भीतर है यहाँ पे दोस्तों, भीतर, ठीक, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जो 5 साल तक तो एक्टिवेट रहती है। यहाँ पे आगे है जो 5 साल तक एक्टिवेट रहती है। फिर 5 साल की अवस्था के बाद धीरे धीरे यह मंद पड़ने लगती है। और जब मेच्योरिटी जब तक आती है या युवा अवस्था में बच्चा आता है तब तक यह डिवाइस बिल्कुल बंद हो जाती है या कम समझ लो कि इंड हो जाती है। फिर इसका विकास नहीं होता है। ये केवल विकास इसका 5 साल के बच्चे तक होता है, 5 साल की अवस्था तक होता है, ठीक है। इसमें ये लिखा भी है कि जन्म के 5 सालों तक अधिक एक्टिव रहती है और बाद में यह मंद पड़ने लगती है। कौन सी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम दिया है। सार्वभौमिक व्याकरण का नियम जैसे दोस्तों, अब बताओ कोई भी एक गांव देहात का है, उसको ग्रामर नहीं पता, उसको ग्रामेटिकली नहीं पता है कि कौन से नियम होते हैं, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है या नहीं सही है। बट जैसे किसी से पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहीं वो आपको जवाब देगा कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, इस तरीके से कहेगा। भाई कोई ये नहीं कह देगा, ये नहीं कहता हमसे कि घर मैं जा रहा हूँ, या ये नहीं कह देता है कि रहा हूँ मैं घर जा, जैसे रहा हूँ मैं घर जा। जो हमने इससे पूछा था भाई, जैसे मैंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने सीधा हमसे कहा मैं घर जा रहा हूँ। ये ग्रामेटिकली ट्रू है। भाई व्याकरण के नियम से देखो तो भाई ये ये हमेशा सही नियम में तो लिखे हैं, ये सारे के सारे सही फॉर्म में तो हैं। भाई मैं जाना, ठीक, सब्जेक्ट, घर जा रहा हूँ क्रिया, ये सारे क्या हैं, सारे अपनी अपनी जगह पर तो लगे हैं, जबकि उसको व्याकरण के नियम नहीं आते हैं।
ठीक है, उनका सही प्रयोग करता है, जहाँ पे किस चीज़ बात को किस तरीके से कहना है वो उसको एक्वायर की है उसने, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह सार्वभौमिक व्याकरण का नियम है। सबको एक जैसी ग्रामर या सबको बोलना ढंग से आता है, जो ग्रामेटिकली ट्रू होता है, ठीक है। किसी से कहो क्या पानी पी लिया, तो वो तुमको जवाब देगा हाँ मैंने पानी पी लिया, ना कि वो यह कहेगा पानी नहीं हाँ मैंने पिया, पिया नहीं हाँ मैंने पानी। इस तरीके से नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ग्रामेटिकली उसको ग्रामर आती नहीं है, व्याकरण आती नहीं है, लेकिन वो समाज से जो सीखा है वो सार्वभौमिक व्याकरण का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से समझिए आप लोग। अब दोस्तों देख लेते हैं अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। भाई अक्षमताएं भी होती हैं पढ़ने में, किसी को लिखने में, किसी को बोलने में, किसी को गणित हल करने में। तो इन अक्षमताओं को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग सब लोग कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी अक्षमता। सा लिखा है उसको वाज पढ़ने लगेगा, लक्स लिखा है उसको लुक्स पढ़ने लगेगा, नौ लिखा है उसको छः पढ़ने लगेगा। इस तरीके से क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। जिस तरीके जो बच्चा इस तरीके का बिहेव करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको डिसलेक्सिया हो गया है, ठीक है। डिस्फेजिया में क्या होता है, बातचीत करने में अक्षमता होती है, वो सही सही बात नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा मेरे बारे में लोग कह रहे हैं, या कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा सही से। बातचीत मतलब ओरल ओरल डिसेबिलिटी है ये, ठीक। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने संबंधी अक्षमता। उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग लिखाई देते हैं लेकिन उनको कोई अक्षमता नहीं, उनको एक अलग से स्किल होती है, बट उसमें ये डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और उसमें कोई डिस्ग्राफिया जैसी कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज होती है। बट ऐसे शब्द लिखे, टेढ़े बेढ़े शब्द लिखे, ऐसे जिनको क्या कहते हैं, खुद पढ़े या खुदा पढ़े, इस तरीके के शब्द लिखे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। मतलब उनको लिखने संबंधी विकार है, ठीक है। अब डिसकैलकुलिया किसको कहते हैं, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलिया का मतलब आप कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। कैलकुलिया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब होता है, कैलकुलेशन मतलब गणना करना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ये अंक गणितीय समझते हैं, मतलब अंकों को गणना नहीं कर पा रहे, ऐसे इसे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, उनको क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कैलकुलिया, ठीक। अब डिस्थीमिया, डिस्थीमिया मतलब गंभीर तनाव की अवस्था, जो जहाँ पढ़े हैं उसी तरीके से पढ़े हैं, बहुत हाइपर सोच रहे हैं, जैसे कि तैसे समझ रहे हैं और अपने जगह पे पूरा स्थिर हैं और सोचते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े विचारों को सोचना अच्छा था। क्या कहते हैं कभी कभी कि यार हम डिप्रेशन में चले गए, उसको क्या करेंगे, डिस्थीमिया करेंगे, गंभीर तनाव की अवस्था हो जाती है जो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोस्तों, ये याद रखना कि ASDH का ADHD का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसेबिलिटी, ठीक। इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म ही केवल ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है इसकी, इसको याद रखना, सीटेट में केवल फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब यहाँ पे PWD वहाँ पे दोस्तों नहीं है कि प्रोडक्शन वर्क डिपार्टमेंट, यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी है, व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी है उनके बारे में बात की गई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 1995 1995 में एक्ट में एक एक्ट आया था 1995 में, PWD की डिसेबिलिटी के वसत में, जिसमें 7 डिसेबिलिटी बताई गई थी, ठीक। तो इसमें क्या क्या है, सुगमता सुलभता के बारे में बात की गई। यह अधिनियम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। इसके अंतर्गत 7 अक्षमताएं मतलब 7 डिसेबिलिटी वर्णित की गई थी। बाद में क्या हुआ दोस्तों, इसमें संशोधन हुआ, इसको RPWD कहा गया, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। यह नियम कब आया, यह नियम 2016 में आया, ठीक। और यह 1995 को प्राप्त किया गया। मतलब जो PWD जो PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी का नियम आया था 1995 में, ठीक। इसमें कुल 7 थी डिसेबिलिटी और इसमें कुल 21 डिसेबिलिटी हैं। तो इसके जो 1995 को प्राप्त किया गया, इसमें कुल 21 अक्षमताएँ वर्णित हैं। मतलब ये जो इसमें संशोधन मान सकते हैं कि 1995 में जो नियम आया था उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद इसमें और भी अक्षमताएँ वर्णित कर दी गई, ठीक है। कुल अक्षमताएँ अब 21 हो गई हैं, ठीक। बहुत सारी अक्षमताएँ हैं, बहुत सारी का मतलब 21 अक्षमताएँ हैं जो वर्णित की गई हैं, कौन से, 1995 के अधिनियम के अंतर्गत। संविधान में संशोधन हुआ था 1995 में, अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत इसको लाया गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब सभी का आगमन, मतलब सभी प्रकार के बच्चे इसमें इंक्लूडेड होंगे, चाहे वो डिसेबल्ड हों, चाहे गिफ्टेड हों, चाहे इनरिच्ड हों, जिस तरीके के बच्चे होंगे, किसी भी तरीके के बच्चे होंगे, उन सभी को इसमें। और शिक्षा का मतलब शिक्षा देना, सभी प्रकार के बच्चों को एक जैसे स्कूल में शिक्षा देने को समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, और इतनी सपोर्टेड भी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये समावेशी जो शिक्षा है दोस्तों, समावेशी शिक्षा को नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। और इसके आगे भी बहुत सारे अभी टॉपिक पढ़ने को रह गए हैं, ठीक, बहुत सारे हैं ये पढ़ने के लिए टॉपिक हैं, बाकी हम इन सबको बाद में डिस्कशन करेंगे। और
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ पर लोग मोबाइल हैं जहाँ पर जो लोगों के पास, लेकिन वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाए और वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचे, तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए अपने। और साथियों, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।